अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल जवाद सुमरो आपकी खिदमत में आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो आज शुरू करते हैं व्लॉग। आज की सिर्फ दो खबरें हैं, अरशद शरीफ की नमाज जनाजा और तदफीन। दूसरा जो सबसे अहम खबर है वो DG ISI और DG ISPR की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो पाकिस्तान की तारीख में यकीनन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले अरशद शरीफ के साने की तरफ चलते हैं। अरशद शरीफ 1973 22 फरवरी 1973 को पैदा हुए। अपना करियर उन्होंने 1999 में स्टार्ट किया और 2001 में वो डान न्यूज़ से मुंसलिक हुए, दी न्यूज़ से मुंसलिक हुए। वहाँ से होते हुए वो दुनिया न्यूज़ को चले गए और फिर दुनिया न्यूज़ से वो फिर कंटिन्यू ARY पे चले। अरशद शरीफ और इस जैसे दूसरे सहाफ़ी जो इस बयानिए के साथ चल रहे थे, वो तो अपनी जगह पर एक अलग मौजूए बहस है, लेकिन अरशद शरीफ को आखिर क्या ख़तरा था पाकिस्तान में कि वो गया? दूसरे लोग भी तो मौजूद थे इधर। अरशद शरीफ को मेरे ख्याल में कोई भी ख़तरा नहीं था। अरशद शरीफ को इनके अपने लोगों ने डरा धरा के बाहर निकाला है ताकि इनके साथ कोई सीन क्रिएट किया जाए और इन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जाए, और ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही किया गया है, जिसका बेनिफिट, इसके कत्ल का बेनिफिशरी सिर्फ दो लोग हैं, एक इंडिया है और दूसरा इमरान खान। इन दोनों ने इस पर भरपूर ट्रोलिंग की है। इंडिया की न्यूज़ चैनल्स देख लें, इंडिया के यूट्यूबर्स देख लें और इनके PTI के देख लें, ये सारी एक ही बात, एक ही ज़बान, एक ही स्टाइल में चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। उसी तनाजुर में आज मजबूर होके DG ISI जो है पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, जो अपनी कहीं तस्वीर भी नहीं खिंचवाते। तो पहले चलते हैं अरशद शरीफ की मुकम्मल बायोग्राफी पर। अरशद शरीफ के वालिद भी आर्मी में थे, कमांडर थे और 2011 में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ की इतला पाकर उनका भाई अशरफ शरीफ, वो भी आर्मी में कैप्टन थे, वो वहाँ से निकले, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और बाप और बेटे दोनों की एक साथ जनाज़े नमाज हुई और अरशद शरीफ के कांधों पर बड़ा बोझ आ गया और उन्होंने जो है इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त किया। अरशद शरीफ को कई अवार्ड मिले, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको मिल चुका और दूसरे मिल चुके, और आर्मी पर भी उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री बनाई। फ़ौज के फ्रंट जो है वहाँ पर भी गए, इंडिया की साइड पर भी और अफगानिस्तान की साइड पर भी। ISPR के साथ भी मिलकर उन्होंने रिसर्च पर काफ़ी जो है काम किया और बहुत मेहनत की। आज ISPR ने उसका भी तज़किरा किया। तो इस तरह देखा जाए कि अरशद शरीफ यहाँ से गया कैसे और क्यों गया और कब गया, उसके महरक़ात क्या थे। तो पहले माफ़ करना, शहबाज गिल का जो वाक़या हुआ, शहबाज गिल ने जो बीपर दिया था ARY पे 15 मिनट का, उस केस में अम्मार यूसुफ और अरशद शरीफ पर भी मुकदमे हुए। अम्मार यूसुफ को डिफेंस से उठाया गया था, लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन उनकी ज़मानत हो गई थी। शहबाज गिल भी महीने के बाद बाहर आ गए। अगर अरशद शरीफ पर भी कोई मुकदमा चलते तो क्या होता है, महीना 1.5 महीने के बाद बाहर ही आते। जिस तरह इमरान रियाज है, इमरान रियाज पर कितनी केसेस हुए, एक शहर से दूसरे शहर मुकदमे बने, मिलाकर उनको ज़मानतें मिलती गई और वो ईद की रात तक वो रिहा हो गए। आज बड़े मज़े से बाहर बैठ के फिर वही काम कर रहे हैं, फिर वही रूलिंग कर रहे हैं, वही फिर गवर्नमेंट और आर्मी और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। इब्राहिम समी है, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। गोल TV पर बैठ के पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग बोलते रहते हैं। उसे एक सिर्फ हिजड़े ने मारा था, वो भी कोई उनका पैसों का चक्कर था आपस में, उसके अलावा तो आज तक उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो इसको कौन मारता? सवाल ये है। इसको डरा धमका कर KP की गवर्नमेंट से एक लेटर निकाला गया 5 अगस्त को कि भाई इसको जो है थ्रेट है। वो लेटर इमरान खान ने खुद अपने जलसे में 2 दिन पहले कहा था कि मैंने इसको कहा था कि तुम निकल जाओ, मुझे इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें मार देंगे। तो इसको यहाँ से इस तरह डरा धमका के निकाला गया। दूसरी तरफ ARY के मालिक ने भी अम्मार यूसुफ के ज़रिए इसे कहा था कि तुम्हारी जान को ख़तरा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो वहाँ से 4 तारीख को निकला है, 5 अगस्त को जो इसका लेटर निकला है, और 10 अगस्त को
केपी की गवर्नमेंट ने ही उसे पेशावर से सरकारी प्रोटोकॉल में वहाँ से निकाला है। आज ISPR ने भी ये कहा कि अगर हमें अरशद शरीफ से कुछ होता तो रियासत से कौन भाग सकता है, हम उसे वहीं रोक लेते, हमारे इदारे भी एयरपोर्ट पे होते, लेकिन किसी ने उसको नहीं रोका, उसे जाने दिया गया क्योंकि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, न लेना देना था। तो 10 तारीख को जब वहाँ पहुँचा, कुछ दिन वहाँ रहा, उसके बाद जिस तरह PTI वाले कर रहे हैं ट्रोलिंग कि भाई इसको बिलावल भुट्टो ने लेटर लिखा दुबई वालों को और उसको केस को निकालो। भाई बिलावल भुट्टो लेटर कैसे लिखेगा, वो फॉरेन मिनिस्टर है, कोई इमिग्रेशन का सेक्शन ऑफिसर थोड़ी है कि वो लेटर उनको लिखेगा। उसकी जो है वीज़ा वहाँ एक्सपायर हो रही थी। उसके बाद उसने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, तो उसके अपने ही दोस्तों ने, जो उसके करीबी दोस्त हैं जिन्होंने उसे यहाँ से भगाया है, उन्होंने उसे केन्या भेजा। नहीं तो जाने के लिए तो 26-27 मुमालिक और भी मौजूद थे जो फ्री वीज़ा कंट्रीज़ है। कतर चले जाते, कतर में वीज़ा अराइवल है, वहाँ पहुँचते ही उसको वीज़ा मिल जाता है, या दूसरे मुल्कों में चले जाते जहाँ जो वीज़ा मेल पे मिल जाता है। तो ये को तो कोई मसला नहीं था इसके लिए, लेकिन उसके बावजूद इसने केन्या का क्यों इंतखाब किया, जो पाकिस्तान से भी वहाँ बुरे हालात हैं। ऐसा मुल्क वहाँ क्यों किया जहाँ रोज़ आए दिन लोग अगवा हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अभी भी 2 इंडियन शहरी वहाँ गुम हो गए, जो जिससे तकरीबन 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। तो वहाँ ये किस तरह गए, वहाँ किसके पास रहे। अब जो बंदा खुरम जिसके साथ ये वहाँ देखे गए, वो उसके बारे में पता चला है कि वो भी ARY के मालिक का मुलाजिम है, ARY न्यूज़ का मुलाजिम है। और दूसरा वक़ार जिसके नाम जो उस फार्म हाउस का इंचार्ज है, वो कौन है, वो भी ज़ाहिर है इन्हीं का आदमी होगा, इसी ग्रुप का है, इनसे लिंकेड है, वो इनके साथ है। और वहाँ पे अरशद शरीफ पूरा 1 महीना छुपा हुआ था और 1 महीने में उसने जो है बाहर नहीं निकला। टेलीफोन पे या सेटेलाइट फ़ोन पे उसका पाकिस्तान में कुछ लोगों से रब्ता ज़रूर था, वो उनसे रब्ता कर रहे थे। जिस तरह आज ICID ने भी कहा, ISPR में भी कहा कि हमारे लोगों से भी उसका रब्ता था और उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। तो हमने उन्हें कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं, अब आपका मुल्क जब आए। तो इस तरह ये छुप छुपा के रहा और उसी रात ही ये बाहर निकला है। और बाहर भी किन के साथ निकला है, अपने लोगों के साथ। किसी को भी नहीं पता था कि अरशद शरीफ केन्या में है। सब लोग ये समझ रहे थे कि अरशद शरीफ लंदन में है, और इसी तरह की खबरें चल रही थी कि वो लंदन में है, लंदन में क़याम पज़ीर है। लेकिन ये उस रात जब इसकी डेथ की खबर आई तब पता चला कि ये क्या है, वहाँ किससे गया और क्यों गया, वहाँ किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। प्रोजेक्ट कोई नहीं था, ये वहाँ जाके छुपा था। इस पे ARY के मालिक का, अब ये फार्म हाउस किसका है, वक़ार नामी आदमी का है या ये भी इनका है, ARY वालों का है, क्योंकि इनका गोल्ड का बिज़नेस वहाँ भी है, दुबई में भी है, बहुत सी जगहों पे है। और ये सारा चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। उसके लिए क्या ज़रूरत हुई उसको रात को निकालने की। जिस इलाके में ये रहते हैं वो नैरोबी से कोई तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है, और यूँ दूर दराज इलाके में दिन के वक्त भी जाना वहाँ मसला है। तो रात को ये वहाँ सफ़र पे क्यों निकले वहाँ से नैरोबी के लिए, और जैसे रास्ते में निकले हैं तो पुलिस नाका देख के गाड़ी क्यों भगाई इसके ड्राइवर ने। वो ड्राइवर जो खुरम था या उसके साथ वक़ार था। अब जिस तरह फैसल वाडा ने भी रात कहा कि इसकी गाड़ी पर अंदर से फायर हुआ है, यानी जो अंदर लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी ने इसको गोली मारी है। एक गोली जो इसको सर में लगी जो आर पार हो गई, और दूसरी गोली इसके जो पीठ में लगी। और पिम्स की अस्पताल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इब्तदाई रिपोर्ट कल रात को जारी की गई थी, उसमें भी ये बताया गया था कि 2 गोलियां लगी है, एक सर में और एक पीठ में, कंधे पर। तो इस तरह ये एक बात क्लियर हो गई। और फैसल वाडा ने भी बहुत सी जो चीज़ें रात खुल के बयान की हैं, अभी शायद और बयान करेंगे। लेकिन इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि अरशद शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, उसे मारा गया, उसको कत्ल करके फिर लॉन्ग मार्च का जवाज़ गढ़ा गया। यहाँ लोगों के सेंटिमेंटों से खेला गया, लोगों के जज्बात से खेला गया और लोगों को उकसाया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। और ये एक बहुत बड़ी जो है मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। तो उसके असना में फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी फैसला किया कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आर्मी ने भी एक लेटर लिखा था PM को कि इसकी इंक्वायरी करें। तो अब DG FIA ने डायरेक्टर FIA को नॉमिनेट किया है, और इंटेलिजेंस का भी एक जो है ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर है कोई, वो उसको नॉमिनेट किया गया है। हमारी सजेशन ये है कि इसमें एक जो है इन्वेस्टिगेशन करने वाले जर्नलिस्ट जो होते हैं उनमें से किसी एक को भी शामिल किया जाए, ताकि
इस चीज़ पे शफाफती रहे और सबको पता चले कि सूरत हाल क्या है, और किनिया से जो खबरें हैं वो उसको बराह रास्त दिखाई जाए या बताया जाए। और अरशद शरीफ की फैमिली को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, उनसे भी इस सिलसिले में रहनुमाई ली जाए कि वो क्या चाहते हैं। उसके अलावा जुडिशल कमीशन जो बन रही है उसको भी बाख्तियार बनाया जाए, उसकी जो फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट्स जो निकले उस पर मनोमन अमल किया जाना चाहिए। उसके अलावा आज जो DG ISI और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो बहुत अहम थी, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान की तारीख में। ये पहली बार DG ISI जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें जो सवालों के जवाबात हुए, जो उन्होंने बातें बताई, साइफर पर उन्होंने खुलकर बात की। आर्मी चीफ के खिलाफ जो कर रहे हैं ये प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि साइफर 11 मार्च को साइफर के जो है बाजवा साहब ने इमरान खान को दिया था कि ये आया है, इसको ज़रा देख ले, इसको डिमाश करना है, ये क्या करना है। तो इमरान खान ने ऐसे ही कहा कि नहीं, इसको ऐसे लेटर तो आते रहते हैं, कोई मसला नहीं। उन्होंने इसको कोई सीरियस नहीं लिया था। लेकिन फिर DG ने कहा, ISI ने कहा कि हमें उस वक्त हैरत हुई जब 27 मार्च को वो जेब से लेटर निकाल के पब्लिक में लहरा रहा था कि बड़ी साजिश हुई है, अमेरिका ने साजिश की है। अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन किसी मुल्क ने साजिश की है, धमकी दी है। तो इस किस्म की हरकतें फिर की गई। और ये भी बताया गया कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो इमरान खान ने आर्मी चीफ को ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहने की पेशकश की कि आप भले चीफ जो फॉर एवर रहे, मुझे कोई आर्मी चीफ तैनात नहीं करना, आप रहें और मुझे सिर्फ अदम एतमाद से बचाएं। तो आर्मी चीफ ने उनको जवाब दिया था कि ऐसा नहीं होगा, हम एपॉलिटिकल है, हमारा अब पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सियासी काम है, सियासी पार्टियां जाने, आप जाने, किस तरह आपने इसको हैंडल करना है ये आप करेंगे। लेकिन इमरान खान बजाय उसको हैंडल करने के, उस चीज़ को समझने के लिए सीरियसनेस को मुख्तलिफ जगहों पर जलसे करके फ़ौज पर दबाव डालना चाह रहे थे, ताकि फ़ौज फिर वापस आए और उनकी मदद करे, उन्हें गोद में उठाए और दोबारा उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 6 महीने से मुसलसल ये शख्स आवाम को गुमराह कर रहा है, झूठ बोलता आ रहा है और सबको झूठ की कहानियाँ सुना रहा है। झूठे बयान कर कर के इसने आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। अब तो इसकी ऑडियो लीक्स भी आ गई हैं, उसमें भी बात खुल गई है। और आज DG ISI और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इनकी और PTI के लीडरों की बीच चौराहे पर धोती उतार दी है, इनको बिल्कुल ही नंगा कर दिया है। अब ये आवाम के सामने बिल्कुल नंगे हैं। अब आज शाह महमूद कुरैशी ने भी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि साइफर तो एक हकीकत है। अरे भाई, साइफर हकीकत है तो उससे किसने इनकार किया है? साइफर तो ऐसे रोज़ आते हैं, हर सफ़ीर अब जहाँ जहाँ जिस मुल्क में डेपुट है वहाँ से वो लेटर भेजता है, अपनी दिन की कारकर्दगी बताता है कि आज किससे मिला, किस जो गवर्नमेंट के अहदेदार से मुलाकात हुई और उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, ये पूरी स्टोरी बना के वो साइफर बना के भेजते हैं। और ये रोज़ की कहानी होती है और रोज़ आते हैं। कोई इसमें नई बात क्या है कि कह रहा साइफर हकीकत है। भाई साइफर तो हकीकत है, लेकिन साइफर पर जो तुम लोगों ने झूठ बोला है, मोल्ड किया है, जो चीज़ें गलत बयान की हैं वो हकीकत है। और इन पर जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत तेज़ी के साथ फैसले करें। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बहुत ठंड प्रोग्राम में चल रही है, सोई हुई है। इसको फौरी तौर पे एक ट्रिब्यूनल बनाए और इन सब लोगों को कानून के कटघरे में लाया जाए। आज फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब नहीं दें। जवाब क्या दोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब है कोई जवाब तुम्हारे पास? तुम्हारी नालायकियों की, तुम्हारे झूठ की, तुम्हारे झूठे बयानियों की वजह से 6 माह से तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। 200-250 जलसे कर चुके हो कि 15-20 अरब रुपए का नुकसान कर चुके हो लोगों का। ये पैसे सारे अगर तुम लोग सैलाब के इलाकों में लगाते तो आज लोग वहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते। लेकिन आप लोगों ने पैसे को डुबोना सही समझा और पैसों को 6 महीने डुबो रहो। और कल जो लॉन्ग मार्च हो रही है वो भी एक से मुफ्त में तो नहीं होगी, उस पर भी एक दिन का ट्रांसपोर्ट का और खाने पीने का खर्चे का हिसाब लगाया जाए। हर शहर से 5-5 हज़ार बसें, कारें, वैगनें और दूसरी चीज़ें लगाई जाए तो कम से कम 1 बिलियन का खर्चा है एक दिन का इसका। और वहाँ अगर रुके वो खाने पीने का खर्चा, ये वो ढमक ढोला, डांस ईमान से ये वो, इस पर कितना खर्चा होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनको मेरी ख्वाहिश यही है कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द जो है फैसले किए जाए
और इन लोगों को कटड़े में लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम।